दोस्तों, मैं देवानंद पेंगोरिया यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर हम आई दृष्टि करंट अफेयर की बुक को डिस्कस कर रहे थे, जिसके टोटल 8 पार्ट आ चुके हैं। आज 9th पार्ट में हम नेशनल करंट अफेयर को कंटिन्यू करते हैं। तो जिसके पास ये बुक है, पेज नंबर 48 से आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज नेशनल करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आज का पहला करंट अफेयर क्या है? पीएम जनमन स्कीम। तो सबसे पहले कोई भी स्कीम आप पढ़ोगे या कैंपेन पढ़ोगे तो किस सेक्शन के लिए है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर एक ग्रुप है पीवीटीजी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इस ग्रुप के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पीएम जनमन कैंपेन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या कितनी है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या कितनी है? 10.45 करोड़। यह आंकड़ा मैंने आपसे कई बार कहा है कि आपको याद होना चाहिए कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब कितनी है? 10.45 करोड़ और परसेंटेज में कितने हो जाएंगे? 8.6%। ठीक है, इसी के अंदर एक वंचित वर्ग है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये टोटल ग्रुप कितने हैं? 75 हैं। ये नंबर भी याद रखना है, यूपीएससी में एक बार पूछा गया है। कितने हैं? 75 हैं। और ये कहां कहां मिलते हैं? 18 स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में ये ग्रुप मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं ग्रुप का विकास करने के लिए पीएम जनमन कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, ये कब स्टार्ट किया गया पीएम जनमन कैंपेन? तो 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, मतलब इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीएम जनमन अभियान की शुरुआत की गई। कहां से? झारखंड के खूंटी जिले से। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा 15 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। और देखिए, 2021 में हमने ये अनाउंस किया था कि अब से हम जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे। और हम क्यों मनाते हैं? बिरसा मुंडा जी जो हमारे ट्राइबल लीडर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए मनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मुंडा रिवोल्ट कब हुआ था? हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है मुंडा रिवोल्ट कब हुआ था। ठीक है, तो 15 नवंबर को जनजाति जनमन स्कीम को लॉन्च किया गया। मैंने आपको बताया कि इसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, उनको घर प्रोवाइड करना है, पीने की फैसिलिटी देनी है, सैनिटेशन की फैसिलिटी देनी है, एजुकेशन देना है, हेल्थ देना है, रोड प्रोवाइड करनी है, न्यूट्रिशन की प्रोवाइड करना है, कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करना है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देनी है। तो ये सारी चीज़ें पीएम जनमन स्कीम के तहत पीवीटीजी ग्रुप को प्रोवाइड करनी है। अब ये 3 सालों के लिए मिशन है। ठीक है, 2023-24 से 2025-26। और इसमें कितना पैसा खर्च करने के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो ये रुपए भी मैं याद रखना है, 24,106 करोड़ 104 करोड़। ठीक है, अब देखिए, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है कि इसमें कितनी मिनिस्ट्रियां काम करेंगी मिलकर। तो 9 मिनिस्ट्रियां काम करेंगी और 11 इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में ध्यान दिया जाएगा, जैसे उन्हें घर प्रोवाइड करना है, रोड कनेक्टिविटी, ठीक है, फंक्शनल टैप कनेक्शन, मतलब नल के थ्रू पानी प्रोवाइड करना है। और इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री कौन होगी? तो ट्राइबल मिनिस्ट्री। ये दोनों पॉइंट याद रखनी है। 9 मिनिस्ट्री टोटल मिलकर काम करेंगी, बट नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी? ट्राइबल मिनिस्ट्री होगी। ठीक है, इसके अलावा एक कैंपेन भी चलाया गया है जिसके थ्रू इस अभियान की पहुंच हर जगह तक पहुंच सके। तो आईईसी कैंपेन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन चलाया गया है, जिससे कि अवेयरनेस बढ़ सके और 100% पीवीटीजी ग्रुप को फायदा हो इस स्कीम का, इस कैंपेन का। क्लियर? आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। अब ये नवंबर की न्यूज़ है, तो देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें एक बार जान लेना है कि कहाँ कहाँ चुनाव हुए थे नवंबर में। तो छत्तीसगढ़ में हुए थे। तो देखिए, हमें क्या क्या पता करना है? छत्तीसगढ़ में सीएम कौन है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट्स कितनी हैं और छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम कौन बने। बस यही 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। और अगर कोई यूनिक चीज़ हुई होगी तो वो भी देख लेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, इन 3 स्टेट में चुनाव हुए थे नवंबर में। मध्य प्रदेश में हुए थे। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीट कितनी है? 230। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कितनी है? 90। और तेलंगाना की कितनी है? 119। राजस्थान की कितनी है? 200। और राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। ये याद रखेंगे। तो देखिए, जब भी देखो हमारे एग्जाम में विधानसभा की सीटों से क्वेश्चन आता है और लोकसभा राज्यसभा की सीटों से क्वेश्चन आता है। मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा की सीटें करा चुका हूं। आज विधानसभा में देखिए 4 सीटें आपको याद रखनी है। जब भी आप ऐसा कुछ करो तो मैपिंग के थ्रू करो। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें याद की हमने? 230। छत्तीसगढ़ में 90। ठीक है, देखो सी ऐसे बनता है, तो सी को हम ऐसे बना दें, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दें, तो ऐसे मतलब कुछ कुछ याद करना है। छत्तीसगढ़ में 90 हैं, तेलंगाना में 119 हैं और राजस्थान में 200 हैं। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम में भी हुआ था, मिजोरम में 40 सीटें हैं। तो आप जब भी अपने नोट्स बना रहे हो तो कोशिश करो कि मैपिंग के थ्रू करेंगे इसे। ठीक है, जब भी विधानसभा की सीट्स याद करेंगे। तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कौन सीएम बने हैं? विष्णुदेव सहाय नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बने हैं। दोनों डिप्टी सीएम के नाम क्या हैं? अरुण साव और विजय शर्मा। अरुण साव और विजय शर्मा। अब देखिए, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं,
पहले ट्राइबल सीएम बने हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इनका नाम विष्णु देव साय, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां फर्स्ट ट्राइबल सीएम बने हैं। तो छत्तीसगढ़ है, और 2 डिप्टी सीएम बने हैं, अरुण साहब, विजय शर्मा, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें बताई थी मैंने आपको? 230 सीटें बताई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम मैं कई बार बता चुका हूं, मोहन यादव। देखिए इस बार मुझे एग्जाम में लगता है कि डिप्टी सीएम से क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट में कौन कौन डिप्टी सीएम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलन चल गया है कि हर स्टेट में ऑलमोस्ट डिप्टी सीएम है जहां जहां सरकार है, एनडीए की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इस मध्य प्रदेश में कौन है डिप्टी सीएम? जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, ठीक है। अभी इनको एग्जाम कंपाइल कर लेंगे इनके नाम को, जिससे कि हमें एग्जाम में याद आ जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मिजोरम में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। मिजोरम में सीएम कौन बने हैं? लाल धूमा। अब देखिए मिजोरम के बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वर्ष 1972 में मिजोरम विधानसभा के गठन के बाद यह पहला अवसर है जब एक से अधिक महिला का चुनाव विधानसभा सदस्य में विधायक के रूप में हुआ। मतलब एक से ज्यादा महिलाएं विधानसभा में चुन के आई हैं मिजोरम की। टोटल कितनी आई हैं? 3 चुन के आई हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे मेंस में भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। और मिजोरम में पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी बनी है मिजोरम की। उनका नाम क्या है? लाल रिनपोई, ठीक है। लाल रिनपोई, ऐसे याद रखिए, पोहा खा रही हैं वो, पोई नहीं पोहा खा रही हैं, तो आपको याद आ जाएगा। और वो मौज से खा रही हैं, मिजोरम मतलब मौज से खा रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान विधानसभा। तो देखिए राजस्थान का एग्जाम भी अब फॉर्म खत्म हो चुका है, तो उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं, ठीक है। कुल कितनी महिलाएं चुन के आई हैं? 20 महिलाएं। राजस्थान वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके सीएम कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा जी, और 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद भैरवा, दोनों नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना में 119 सीटें हैं, और तेलंगाना में कौन चुन के आए हैं? अनुमुल्लू रेवंत रेड्डी जी चुन के आए हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ पे उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मल्लू भट्टी विक्रमार्क। तो देखिए आपको ये सारे नाम, मैं स्पेशली आपसे कह रहा हूँ डिप्टी सीएम के नाम है, आप याद जरूर रखना, ठीक है। अब देखिए डिप्टी सीएम मैंने एक जगह लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। छत्तीसगढ़ में अरुण विजय जी, एमपी में जगदीश राजेंद्र जी, और राजस्थान में दिव्या प्रेमचंद जी, तेलंगाना में मल्लू जी। तो ये डिप्टी सीएम के नाम जरूर याद रखना, ठीक है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये सीटें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप खुद से बना लेना कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश में कितनी है, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना की 119 मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साथ ही साथ 9 इसके ऊपर 90 आ गया, तो तेलंगाना के ऊपर जस्ट छत्तीसगढ़ है, तो ऐसे आपको याद आ जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो देखिए अगला करंट अफेयर क्या है? मेरा युवा भारत। तो देखिए मेरा युवा भारत को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसके बाद इस पूरे पेज को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। AKAM मैंने लिखा हुआ है। ये क्या है? एक पीपुल्स मूवमेंट है। इसमें जो हिस्ट्री में, मतलब हमारे इतिहास में जिन्होंने भी बलिदान दिया है उनको याद किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 मार्च 2021 को जो हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, वो हमने 75 सालों की याद में मनाया था। मतलब 75 साल क्या कि 1947 से 2022 तक भारत देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 75 साल। तो 75वीं मनाने के लिए हमने क्या 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया था। तो सबसे पहले ये डेट याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है? पीपुल्स मूवमेंट है। अब जब हमने इसको लॉन्च किया था तो 2021 में ही कई डे मनाने की भी बात की थी कि 15 नवंबर को हमने ये कहा था कि जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे, मैंने भी आपको बताया 2021 से स्टार्ट हुआ था। 26 नवंबर को हमने कहा वीर बाल दिवस मनाएंगे। 14 अगस्त को क्या मनाएंगे? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे। तो हमने ये सब अनाउंस किए थे इस पूरे पीरियड में। अब ये जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव था, ये खत्म कब हुआ? 2023 को खत्म हुआ, ठीक है। 2023 में खत्म हुआ। अब 2023 में खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट 25 साल होंगे, 2022 से 2047 तक जो 25 साल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? अमृत काल बोलेंगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमृत काल कब से कब तक था, कब तक होगा? तो 2025 से 2047 तक होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया 2023 में 9 अगस्त 2023 से 31 अक्टूबर 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की पूरी कंप्लीशन को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक मिशन लॉन्च किया, मिट्टी को नमन, एक मिनट, क्या नाम क्या? मेरी माटी मेरा देश, ठीक है। मेरी माटी मेरा देश को स्टार्ट किया। यहाँ पे जो भी वीर हैं उनको याद किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक अमृत महोत्सव मेमोरियल भी स्टैब्लिश किया दिल्ली में कर्तव्य पथ पर। तो हमने क्या याद किया कि 9 अगस्त से 31 अक्टूबर को
मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को स्टार्ट किया गया, ठीक है। और 31 अक्टूबर को हमने अमृत महोत्सव मेमोरियल को स्टैब्लिश किया। क्लियर यहाँ तक। और देखिए 2047 का हमारा क्या विजन है कि भारत देश को डेवलप्ड बनाना है। तो भारत देश को डेवलप्ड बनाना है इन 25 सालों में, इन पूरे 25 सालों में, जैसे कि हमने अमृत काल बोला है, तो उसको डेवलप बनाने के लिए युवा स्कीम लॉन्च की गई है। एक मंच बनाया गया है माई युवा मंच बनाया गया है, ठीक है। तो हमने पूरा समझ लिया। अब इस पूरे पेज में यही बात की गई है, अब इस पूरे पेज को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया मेरा युवा भारत, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसको क्यों स्टार्ट किया गया है मैंने आपको बताया, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ठीक है। और उससे नेक्स्ट 25 साल को हमने क्या बोला है, अमृत काल बोला है। और उस अमृत काल को अच्छा बनाने के लिए, भारत को डेवलप बनाने के लिए, 2047 तक भारत को डेवलप बनाने के लिए इस युवा मंच को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ग्रामीण युवा हैं, शहरी युवा हैं, उनको एक मंच पे ला सकें। और एक मंच पे लाने के लिए हमने क्या किया है, माई युवा भारत एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई है। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए जो माई भारत मंच का शुभारंभ किया गया, ये कब किया गया, 31 अक्टूबर 2023 को किया गया। 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय नेशनल यूनिटी डे, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस को इंग्लिश में नेशनल यूनिटी डे, ये 31 अक्टूबर 2023 को, मतलब 31 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। इसी में हमने माई युवा भारत मंच का लॉन्च किया था। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि जो माई युवा भारत, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि जो नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं ये हम किस लिए मनाते हैं, ठीक है। तो हमने माई युवा भारत कर लिया। और माई युवा भारत जो मंच है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ युवा कार्यक्रम एंड खेल मंत्रालय, मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर ये मंच बनाया गया है, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें रूरल यूथ को और अर्बन यूथ को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और भारत देश के विकास की बातें की जाएंगी। इसमें जो भी आकांक्षाएं हैं यूथ की, उसको पूरा किया जाएगा और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते करते भारत देश का विकास भी किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि यूथ कौन होगा, 15 से 29 साल के जो लोग होंगे वो यूथ होंगे। वो चीज़ों को लर्न करेंगे इंडिया से, इंडिया में लर्न करेंगे और इंडिया को ही रिटर्न कर देंगे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझा, प्रिंसिपल ऑफ लर्न एंड रिटर्न टू सोसाइटी, ठीक है। इसके अलावा एडोलसेंट कौन होगा, 10 से 19 साल के लोग एडोलसेंट होंगे, ठीक है। इसमें जो माई युवा भारत एक मंच है, ये फिजिकल मंच है। फिजिकल मंच का मतलब क्या होता है कि फिजिकल तौर पे भी इसमें पार्टिसिपेशन किया जाएगा और डिजिटल एक्टिविटी को भी प्रमोट किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी युवा होंगे वो हमारे एक्टिव ड्राइवर बनेंगे। एक्टिव ड्राइवर का मतलब वो इंडिया के डेवलपमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कमेंट करिए, इससे क्या होता है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। तो हमने माई युवा भारत मंच देख लिया। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन, जो मैंने आपको बताया कि 75 वर्ष पूरे होने पर हमने एक आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया था, पीपुल्स मूवमेंट। और जो सारे पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ये सारे डे स्टार्ट किए गए हैं, 15 नवंबर, 26 दिसंबर, ठीक है। और नेशनल यूनिटी वाले दिन हमने मेरी मिट्टी मेरा देश कैंपेन को लॉन्च किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब लॉन्च किया गया, 12 मार्च 2021 को। ये सब मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान कुछ अवार्ड वितरित किए गए थे। तो अवार्डों में जम्मू कश्मीर फर्स्ट आया, गुजरात सेकंड आया और हरियाणा और राजस्थान थर्ड आए। तो जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर हो गया, फिर गुजरात यहाँ हो गया और हरियाणा राजस्थान यहाँ हो गए। तो इस तरीके से आपने मैपिंग कर ली तो आपको ये याद हो गया। अब मिनिस्ट्री को भी रैंक दी गई, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्ट्री फर्स्ट आई, डिफेंस मिनिस्ट्री सेकंड आई और रेल मिनिस्ट्री एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री थर्ड आई, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ के पास दिल्ली में आज़ादी अमृत महोत्सव मेमोरियल को स्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा मेरी मिट्टी मेरा देश, मैंने बताया कि इसके लिए वीरांगनाओं को याद किया जाएगा और इसकी टैगलाइन याद रख लेना, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए इस वाली इमेज की आप पिक जरूर ले लेना या टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से, क्योंकि ये इस एग्जाम में भी हम बना सकते हैं। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में से हम डायरेक्टली बना देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नमो भारत ट्रेन। तो नमो भारत ट्रेन क्या है, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है। तो नमो भारत ट्रेन बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करेगी, मतलब दिल्ली के आसपास के जो भी रीजन है वहाँ पे ऐसे 8 गलियारे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे ये ट्रेन चलाई जाएंगी, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और इनको हम क्या बोलेंगे, नमो भारत ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए मेट्रो से अलग होती
होती हैं, क्योंकि देखो मेट्रो की क्या होती है, थोड़ी स्पीड भी कम होगी, इन रीजनल रैपिड की स्पीड भी ज़्यादा होगी और कम स्टॉपेज होंगे। स्टॉपेज मतलब कम जगह रुकेगी, देखिए लिखा हुआ है फ्यूअर स्पॉट स्टॉपेज और 3 गुना स्पीड होगी। ठीक है, और टोटल कितने गलियारे बनाए जा रहे हैं? 8 बनाए जा रहे हैं, जैसे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुड़गांव अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद, मतलब एनसीआर के आसपास के एरिया को बिल्कुल कनेक्ट किया जा रहा है रेलवे के थ्रू। ठीक है, वो भी रैपिड रेलवे के थ्रू। तो अभी रिसेंटली मोदी जी ने 20 अक्टूबर 2023 को एक गलियारे का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या था? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारा। ठीक है, तो ये भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है जिसको नमो भारत ट्रेन नाम दिया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन कहाँ पे? साहिबाबाद के दोहाई डिपो से इसका उद्घाटन किया गया हरी झंडी दिखाकर। क्लियर? अब इसकी लेंथ कितनी है? देखिए यूपी की बात है तो लेंथ हमें याद रखनी है 82.15 है और इसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना है और इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। इसकी एवरेज स्पीड आप याद रखते हैं 100 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर? आगे चलते हैं। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। तो देखिए जलीय जीव मतलब उत्तर प्रदेश का स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है। क्या? स्टेट एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको गंगा डॉल्फिन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए गंगा डॉल्फिन क्या है? फ्रेश वाटर में मिलती है। ठीक है, और टोटल अगर देखा जाए वर्ल्ड में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो 4 कौन कौन सी हैं? एक यांगत्से नदी में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? बैजी, ये तो विलुप्त हो चुकी है, इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भुलन पाई जाती है इंडस रिवर में, और आपकी अमेजन रिवर में क्या पाई जाती है? बोटो। तो हमें याद रखने हैं अमेजन रिवर में बोटो, इंडस रिवर में भुलन और यांगत्से में क्या पाई जाती है? बैजी पाई जाती है। ठीक है, और बैजी को ऑलरेडी विलुप्त घोषित कर दिया गया है। और जो गंगा की डॉल्फिन है उसे टाइगर ऑफ गंगा भी बोला जाता है। अब देखिए जो हमारी डॉल्फिन रिवर होती हैं वो अंधी होती हैं, मतलब उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो फिर वो चलती कैसी हैं? नेविगेट कैसे करती हैं या शिकार कैसे करती हैं? तो इको लोकेशन के थ्रू, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट करती हैं और इसके थ्रू वो नेविगेट करती हैं और शिकार भी करती हैं। तो हमें एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए अल्ट्रासाउंड वेव से हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए साउंड वेव जो होती हैं वो बेसिकली मैकेनिकल वेव होती हैं। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे कुछ भी हो, मीडियम होना चाहिए उसको चलने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो वेव होती हैं साउंड वेव, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और जो हम सुन सकते हैं उसकी रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव किसके द्वारा जनरेट की जाती हैं? डॉल्फिन के द्वारा जनरेट की जाती हैं। इसी से वो क्या करती हैं? नेविगेट करती हैं और अपना शिकार करती हैं। तो ये जो बेसिक साइंस का पॉइंट है ये आपको याद रखना है, एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि नॉइज पॉल्यूशन से, साउंड से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ठीक है, तो अभी क्या किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित कर दिया गया है, मतलब स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। जबकि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की जो फिश है, स्टेट फिश, वो अलग है, उसका नाम क्या है? इंडियन फेदरबैक है। इंडियन फेदरबैक, इसे लोकल नेम में चितला भी बोलते हैं, या इंडियन वॉकिंग फिश भी चितला भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिहार की जो क्या है राज्य मछली, उसका नाम भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बिहार पीसीएस में आ सकता है, इंडियन वॉकिंग कैटफिश। क्लियर? देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यूपी सरकार ने तो स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है, इसके अलावा और भी कोई स्टेट है जिन्होंने स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है? तो वहाँ असम सरकार ने घोषित कर चुकी है ऑलरेडी डॉल्फिन को, और पंजाब सरकार घोषित कर चुकी है, अब यूपी सरकार ने भी घोषित कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो IUCN की कैटेगरी होती है उसमें डॉल्फिन किस कैटेगरी में आता है? तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 कैटेगरी में आती है। अगर मैं साइट्स की बात करूं तो अपेंडिक्स 1 में आती है। यही आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, तो उस अब टोटल कितने शेड्यूल हो गए हैं? पहले 6 शेड्यूल होते थे, अब आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल अब कितने शेड्यूल हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए ये घोल मछली के बारे में, तो अभी गुजरात राज्य ने क्या किया है? घोल मछली को क्या घोषित कर दिया है? अपने स्टेट की स्टेट फिश घोषित डिक्लेयर किया है। क्या? गुजरात की राज्य मछली घोषित किया है। ठीक है, अब देखिए घोल मछली बहुत महंगी आती है। ठीक है, मतलब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत है, तो इसलिए इसे गोल्ड फिश भी बोला जाता है, और ये गोल्ड ब्राउन कलर की भी होती है। क्लियर? अब देखिए 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने घोषित किया था, तो 21 नवंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फिशरीज डे मनाते हैं। यह हमें याद रखना है, वर्ल्ड फिशरीज डे। तो देखिए एग्जाम में हम एक चीज ट्रिक याद कर लीजिए कि फिशरीज डे कब मनाते हैं? नवंबर में। तो आप मंथ एटलीस्ट याद कर सकते हैं। देखिए मछली को हम काट के खाते हैं,
ठीक है ना। तो मछली का नंबर कब आएगा कटने का, नंबर से नवंबर, याद रख लेना, क्लियर। और इतना याद रखना, घोल मछली गुजरात राज्य की राज्य मछली डिक्लेयर की जा चुकी है। आगे चलते हैं। देखिए हम डॉल्फिन के बारे में बात कर रहे थे, तो डॉल्फिन के बारे में एक और चीज़ याद रखना कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य ये बिहार के भागलपुर जिले में स्टैब्लिश किया गया है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर, बिहार के भागलपुर जिले में, क्लियर। आगे चलते हैं। भारतीय भेजस संहिता आयोग मतलब पीडीजी का सदस्य बन गया है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया किसका सदस्य बन गया है, पीडीजी का। अब पीडीजी क्या है, पीडीजी की फुल फॉर्म है फार्माकोपियल वार्ता समूह, मतलब फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। ये अमेरिका, यूरोप और जापान का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जितनी भी मतलब दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनको रिकॉग्निशन देते हैं, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड तय करते हैं। तो इंडिया अब इसका सदस्य बन गया है और इसकी पहली बार बैठक इन 3 कंट्री के बाहर हुई है, यूरोप, अमेरिका और जापान के बाहर हुई है और इंडिया में हुई है, ठीक है। और 2019 के बाद ये पहली बैठक हो रही है। अब इंडिया इसका सदस्य बन गया है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। इससे फ़ायदा देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया का फार्माकोपिया कमीशन है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड की दवाइयाँ बनाएगा, उसको ग्लोबल मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा और इंडिया क्या करेगा, ग्लोबल हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। इससे क्या होगा कि जो भारतीय बेजक संहिता है उसकी विजिबिलिटी ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ेगी और भारत की दवाइयाँ हैं उनको वैश्विक मानकों के अनुरूप भी बनाया जाएगा। तो कुल मिला के इंडिया ग्लोबल हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर पाएगा इससे, ठीक है। अब ये किस किस का ग्रुप है ये हमें याद रखना है, अमेरिका का, यूरोप का और जापान का, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए समक्का सरका केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पे बन रहा है, सबसे पहले याद रखना विश्वविद्यालय कहाँ पे बन रहा है, ये हमारे तेलंगाना के मुलुगु जिले में। तो याद रखेंगे ये हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड करके बनाया जा रहा है और केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 को अमेंड करके कहाँ बन रहा है, तेलंगाना के मुलुगु जिले में बन रहा है, ठीक है। बस इसमें इतना याद रखना। एक चीज़ और याद रख लेना जो इंपॉर्टेंट है कि जो समक्का सरका जठारा क्या है, ये कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसको मेदाराम जठारा मेला के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि एशिया का सबसे बड़ा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मेला है, सबसे बड़ा मतलब जनजाति मेला है, ठीक है, भूलेंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशिया का सबसे बड़ा जनजाति मेला है, मतलब लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर है, ठीक है। और कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा स्पेशली मनाया जाता है, तो कोया ट्राइब के द्वारा। तो आपको एक और चीज़ याद हो गई, कोया ट्राइब कहाँ मिलती है, तेलंगाना में मिलती है। ये एक 2 वार्षिक मेला है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, 2 वार्षिक मेला है। और इसमें जो माँ बेटी हैं, माँ समक्का और सलम्मा उनकी बेटी, इनकी याद में आयोजित किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने मिलकर एक जनजाति विद्रोह किया था, किसके अगेंस्ट में, काकतीय डायनेस्टी के अगेंस्ट में 12वीं शताब्दी में। क्योंकि काकतीय डायनेस्टी ने क्या किया था कि जनजाति लोगों पे एक टैक्स लगा दिया, मतलब ट्राइबल लोगों पे एक टैक्स लगा दिया था, उसके विरोध में ये रिवोल्ट किया था इन्होंने। और उसी की याद में हम कौन सा समक्का सरका या मेदाराम जठरा ट्राइबल फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है। इसमें इतने पॉइंट याद रखेंगे, आगे चलते हैं। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तेलंगाना के मुलुगु जिले में, ठीक है। ट्रैवल फॉर लाइफ, देखिए आज थोड़ा सा फीवर आ रहा है तो मतलब थोड़ा टॉलरेट करना, मतलब थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम भी हो रही है। तो आगे चलते हैं। ट्रैवल फॉर लाइफ, तो देखिए ट्रैवल फॉर लाइफ मतलब एक कैंपेन चालू किया गया है ग्लोबल लेवल पे मिशन लाइफ के अंदर। मिशन लाइफ के बारे में आप लोगों ने सही सुना होगा कई बार, एक पीपुल्स मूवमेंट है। इसके थ्रू हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा देना है जिससे एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो मिशन लाइफ के अंदर ही ट्रैवल फॉर लाइफ को एक ग्लोबल मूवमेंट लॉन्च किया गया है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, टूरिज्म के क्षेत्र को सस्टेनेबल बनाना है और रूरल टूरिज्म को प्रमोट करना है, ठीक है। मतलब गाँव के टूरिज्म को प्रमोट करना है और टूरिज्म को सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां मिशन लाइफ की बात की गई है। मिशन लाइफ को कब लॉन्च किया गया, 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में जो मीटिंग हुई थी UNFCCC की, उसमें मोदी जी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया था। तो हमें याद रखना है मिशन लाइफ कब लॉन्च किया गया, COP26 में लॉन्च किया गया था, ये याद रखना। COP26 कहां हुई थी, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, ठीक है। अब देखिए मिशन लाइफ में क्या कहा गया था कि, और देखिए मिशन लाइफ को औपचारिक रूप से इंडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जो कि गुजरात के एकता नगर में है, वहाँ पे औपचारिक रूप से उसकी घोषणा की गई थी। और ये कहा गया था कि 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गांवों और स्थानीय शहरी निकायों को
एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने का लक्ष्य निर्धारित करना है। तो आपको क्या याद रखना है कि 2028 तक जो भी अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज हैं उनको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है, ठीक है, मतलब स्पेशली 80% गाँव और शहरों को। क्लियर। इसके अलावा देखिए इसमें एक टर्म लिखी हुई है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि हर कंट्री अपना एक टारगेट रखता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, किसमें? यूएनएफसीसीसी के अंदर। यूएनएफसीसीसी के अंदर आईएनडीसी एक मैकेनिज्म है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, यूपीएससी में आ चुका है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टारगेट रखे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, और हर कंट्री रखता है इसमें। क्लियर। तो ये यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि आईएनडीसी क्या है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इसमें टारगेट रखे जाते हैं। अब देखिए जो ट्रैवल फॉर लाइफ लॉन्च किया गया है, ये 27 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। तो 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? पर्यटन दिवस मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो उस दिन क्या किया गया? ट्रैवल फॉर लाइफ एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, और ये किसकी पहल है? यूएनडब्ल्यूटीओ, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, और यूएनईपी की ये मिलकर एक पहल है, ठीक है। क्या है? ट्रैवल फॉर लाइफ। इसमें मैंने आपको बताया कि रूरल एरिया के टूरिज्म को प्रमोट करना है और टूरिज्म को क्लीनलीनेस बनाना है, स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, ठीक है। इसके अलावा एक कंपटीशन भी आयोजित किया गया था। देखिए कंपटीशन भी आयोजित किया गया, उस कंपटीशन में जो बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया, तो किस किस को दिया गया ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले दिया गया दावर, जो कि जम्मू कश्मीर का गांव है, उसकी फर्स्ट रैंक आई। सरमोली उत्तराखंड का दूसरी, और रही जो मिजोरम का गांव है उसकी तीसरी। तो डीएसआर, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिल्वर कैटेगरी में, यूपी का एक गांव आया है कुरोना ग्राम, इसको सिल्वर श्रेणी में अवार्ड मिला है। तो याद रखना कुरोना ग्राम कहां पर है? संत रविदास नगर में, इसको भदोही भी बोलते हैं, ठीक है। कुरोना ग्राम कहां पर है? संत रविदास नगर में, इसको भदोही बोलते हैं, और सिल्वर कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, तो हल्दी बोर्ड का गठन कब किया गया? 4 अक्टूबर 2023 को। सबसे पहले याद रखना है ये हमें, ठीक है। अब हल्दी क्या होती है? हल्दी में देखिए मतलब एक तरीके मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं, और ये साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक नेटिव प्लांट है, ठीक है ना। इसमें एक बायो एक्टिव एजेंट होता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, उसका नाम याद रखना, देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या नाम है? करक्यूमिनॉइड, ठीक है। यही इसी के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं। तो हल्दी को क्या बोलते हैं? टर्मरिक के अंदर अगर एग्जाम में पूछा जाए जो बायो एक्टिव एजेंट है, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है या एंटी कैंसर की तरह काम करता है, उसका नाम क्या है? करक्यूमिनॉइड। क्योंकि तुलसी से रिलेटेड एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था, तो अब हल्दी से रिलेटेड बोर्ड बनाया तो पूछा जा सकता है। ये इसकी डेट भी याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 अक्टूबर 2023 को ये बोर्ड बना था, ठीक है। इससे क्या होगा? अवेयरनेस बढ़ेगी, हल्दी को मार्केट एक्सेस मिलेगी, और हमने एक टारगेट रखा है कि हल्दी के एक्सपोर्ट को हमें $1 बिलियन तक पहुंचाना है, 2030 तक उसको पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं नारी शक्ति वंदन बिल। तो देखिए नारी शक्ति वंदन बिल को मैं आपको बहुत अच्छे से करा देता हूं, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मैं वैसे कई बार करा चुका हूं, आज भी कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि एचडी देवगौड़ा जी की गवर्नमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, फिर तीसरी बार कब इंट्रोड्यूस किया गया? अटल जी की फिर दोबारा गवर्नमेंट 1999 में, फिर 2008 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बट ये अभी तक सफल नहीं हुआ था। तो हमें ये याद रखना है कि अच्छा देवगौड़ा जी की गवर्नमेंट में, अटल जी की गवर्नमेंट में और मनमोहन जी की गवर्नमेंट में एक एक बार इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा किस किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। अब थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है वो मैंने अलग से लिख लिया है। देखिए ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, सबसे पहले कोई भी अधिनियम होता है तो वो बिल होता है, ठीक है ना। जब वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो वो अधिनियम और एक्ट बन जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो इसीलिए अगर मैं बात करूं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा बिल था? 128वां बिल था। क्योंकि देखिए हर बिल एक्ट नहीं बन पाता। अगर मान लो कोई बिल लैप्स कर गया तो बिल का नंबर तो बढ़ गया बट वो एक्ट नहीं बना, इसलिए एक्ट का नंबर कम होगा। तो एक्ट कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 106, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो हम याद रखेंगे बिल कौन सा है? 128, एक्ट कौन सा? 106। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बस इतने ही याद रखने हैं आपको। देखिए सबसे पहले इसमें याद रखना है कि रिजर्वेशन की बात की गई है, 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। यहाँ याद रखना पुडुचेरी की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा।
अब देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये ग्लिच है, ये हमारी यूपीएससी के इस साल एग्जाम में भी आया था कि देखिए एससी एसटी की वुमेन को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो एससी की जो रिजर्व सीटें हैं 84 है पार्लियामेंट में, एक मिनट पेन चेंज करता, और एसटी की सीट कितनी है 47 है। तो इसका 1/3 निकाला जाएगा और उतनी एससी की और उतनी एसटी की वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो 1/3 निकालेंगे, एससी का 28 आएगा और एसटी का 16 आएगा। तो इतनी एससी और एसटी वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा वुमेन के लिए सीटें कितनी बच गई, 137 सीटें बच गई। इसमें कोई भी कैटेगरी की वुमेन हो वो जनरल कैटेगरी से लड़ सकती है और उनको 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये ग्लिच है, सेपरेट एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है बट उनकी विद इन कैटेगरी में है, ये याद रखना, उनकी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है जितनी सीटें ऑलरेडी रिजर्व हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए इन 4 आर्टिकल पे इंपैक्ट पड़ेगा। पहला आर्टिकल 330 है, इसमें लोकसभा के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है वुमेन के। 332 है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन की बात की गई है। इसके अलावा 334 ए याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कहा गया है कि जब सेंसस कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद फिर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी और उसके बाद फिर इस अधिनियम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। आई रिपीट कि 334 ए में कहा गया है सबसे पहले नया सेंसस कंडक्ट होगा 2021 वाला, और कंडक्ट होने के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 2029 के बाद इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, एग्जैक्ट नहीं है, उम्मीद लगाई जा रही है, जब तक सेंसस नहीं होगा तब तक कैसे इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 239 ए आप लोगों को पता होगा दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड आर्टिकल है, तो यहां पे भी अमेंडमेंट किया गया है 1/3 रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये चारों आर्टिकल याद रखेंगे। पुडुचेरी याद रखेंगे, पुडुचेरी में रिजर्वेशन नहीं है। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है, और देखिए राज्यसभा में भी रिजर्वेशन नहीं है, लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कितने सालों के लिए वैलिड होगा, तो एक इसमें सनसेट क्लॉज है। सनसेट क्लॉज का मतलब ये होता है कि जैसे सूरज अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे छिप जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, ऐसे इस बिल का पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। ये 15 साल के लिए रहेगा और 15 साल के जब से इंप्लीमेंट होगा तब से 15 साल के लिए रहेगा और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, पार्लियामेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकती है, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो बस इतना ही आपको नारी शक्ति वंदन अधिनियम में याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं याद रखना। इसमें जितनी भी बातें की गई वो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बता दी हैं। बस एक चीज ये मैंने बताई कि कौन कौन से उसमें प्राइम मिनिस्टर थे जिनके टाइम पे इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं इसमें जो जो लिखी हुई हैं, क्लियर। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब इस बिल को पास कराया गया था तो एक स्पेशल समिट हुआ, वो लोकसभा का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, उल्लेखनीय इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर के मध्य आयोजित संसद के एक विशेष सेशन के दौरान पारित किया गया था, ठीक है। अब देखिए अगली स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। तो देखिए आपको ऐसे समझना है कि जो हमारे आर्टिजन्स होते हैं, मतलब कारीगर होते हैं या जो शिल्पकार होते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है ना। तो इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, इनको प्रॉपर काम नहीं मिल पाता, रोजगार नहीं मिल पाता। तो इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, स्पेशली लोहारों के लिए, स्वर्णकारों के लिए, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आज ऐसे व्यवसायों के लिए लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई थी, 17 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये पूर्णतः सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको फंड देगी, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई पैसा नहीं देगी, पूर्णतः सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें फंड देगी, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज याद रखनी है कि इस योजना में एमएसएमई मिनिस्ट्री, स्किल मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सब मिलके इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगी। बट इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मिनिस्ट्री एमएसएमई मिनिस्ट्री है। जैसे मैंने वो जनमन स्कीम में बताया था कि 11 मिनिस्ट्री एक साथ 9 मिनिस्ट्री एक साथ काम करेंगी, बट उसमें नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, ट्राइबल मिनिस्ट्री। ऐसे ही विश्वकर्मा में 3 मिनिस्ट्री एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, बट नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, एमएसएमई मिनिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा इसकी टैगलाइन क्या है, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी। तो टैगलाइन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखना। और ये 5 सालों के लिए है, 2023-24 से 27-28, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए इसमें टोटल 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है, तो 18 याद रखना, ओवरऑल मत याद रखिए कौन कौन से हैं, बट 18 याद रखना है। बढ़ई, नाव, अस्त्र, लोहार, ये सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है।
तो ये हमारा ये इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली उन जो विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग हैं उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी, उनको कैपेसिटी दी जाएगी और उनको एलिजिबल बनाया जाएगा कि वो इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। ठीक है, बस इसमें यही है। इसके अलावा एक ID कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा और जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब इस कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाएंगी। अगला क्या है, आयुष्मान भव अभियान। तो देखिए, आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, ये आपको पता होगा। इसके अंदर क्या किया जा रहा है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है। यही बात नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में कही गई थी कि UHC प्रोवाइड करना है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना है। इससे क्या होगा, हम SDG के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, स्पेशली SDG 3। SDG क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, अब जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसके 4 कंपोनेंट हैं। एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, तीसरा क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये तो हमने आयुष्मान भारत के बारे में बात कर ली। अब द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया कि वर्चुअल माध्यम से 13 सितंबर को आयुष्मान भव कैंपेन शुरुआत किया। अब क्यों किया, इसलिए किया जिससे कि प्रत्येक गांव में, हर गांव में और शहर में हेल्थ की फैसिलिटी की कवरेज को इंश्योर किया जा सके। मतलब जो हम आयुष्मान भारत स्कीम चला रहे हैं उसकी जो कवरेज है वो हर गांव और हर शहर तक पहुंचे, इसके लिए आयुष्मान भव कैंपेन चलाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो आपको ये बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, आयुष्मान भव कैंपेन। तो याद रखना, सीधे पूछा जाएगा रिसेंटली हेल्थ से रिलेटेड कौन सा कैंपेन चलाया गया, आयुष्मान भव कैंपेन। ठीक है, इसके तहत अब देखिए, आपको ये पता होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक आभा ID बनाई जा रही है। तो आप लोगों के लिए फिर एक क्वेश्चन है, आज मैंने बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं कि वो आभा ID कितने नंबर की होगी। ठीक है, कितने नंबर की होगी ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसके अलावा जन आरोग्य योजना के तहत क्या किया जा रहा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं या सिकल सेल है इनकी जांच की जाएगी और लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा। अब ये कैंपेन कब से कब तक चलेगा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चला था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे कि सांची भारत का पहला सोलर शहर बना है। तो अगर पूछा जाए फर्स्ट सोलर सिटी इंडिया का कौन सा बना है, सांची बना है। अब देखिए सांची क्यों फेमस है, सांची में बुद्धिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ बुद्धिस्ट पिलर हैं, स्तूपा हैं, मंदिर हैं, विहार हैं। तो आप लोगों ने टर्म सुनी होगी चैत्या और विहारा। देखिए ये टर्म UPSC में कई बार आ चुकी है। विहारा बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे जहाँ रहते थे उसको विहारा बोलते थे और जहाँ पे वो पूजा करते थे उसको हम चैत्या बोलते थे। ठीक है, तो सांची में ग्रेट स्तूपा भी है, तो इसलिए सांची बहुत फेमस है और फर्स्ट सोलर सिटी मध्य प्रदेश का ये बन गया है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, कब, 1989 में। ईयर 100% याद रखना है ये। ठीक है, और इसको बनाया कब था, ग्रेट, वहाँ पे जो सांची में स्तूपा है वो 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने बनवाया था। 3rd सेंचुरी BC के आसपास सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा सांची है इसको नेट जीरो बनाना है। मतलब जितना सांची सिटी कार्बन का एमिशन करता है उतना ही वो एब्जॉर्ब कर ले। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट जीरो बोलते हैं। तो उसको नेट जीरो बनाने के लिए मध्य प्रदेश ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, IIT कानपुर के साथ। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तो IIT कानपुर UP में है, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सांची को नेट जीरो बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस IIT के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखो मोडेरा गुजरात का एक गांव है जो पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। मतलब फर्स्ट सोलर विलेज बन गया है जो कि सोलर एनर्जी से चल रहा है। अब देखिए मोडेरा में देखिए एक सन टेम्पल बहुत फेमस है। ठीक है, सन टेम्पल बहुत फेमस है। कौन सी रिवर के किनारे है, पुष्पावती। ये मैंने क्विज में भी आपको कराया था, पुष्पावती रिवर के किनारे है। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको ना टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करता रहता हूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप UPPCS एवरग्रीन, यहाँ पे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा उस ग्रुप को, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ बताता रहता हूँ, तो आपको और भी अपडेट्स वहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मोडेरा हमारा हो गया, ये गुजरात का विलेज है, फर्स्ट 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। ठीक है, इसमें और इसे सन विलेज भी बोल रहे हैं, सोलराइजेशन ऑफ मोडेरा, तो ये सब है। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना हमारा नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट होता है। थोड़ा टॉलरेट करना, आज थोड़ा वीडियो मतलब थोड़ी क्वालिटी मतलब ऐसी हुई है क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन थी, बट हिम्मत करके मैंने वीडियो बनाई है फिर भी। चलिए, थैंक यू सो मच।